नमस्कार, मीडिया बोल के छठे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत चीन रिश्तों को लेकर। और भारत चीन रिश्तों की कहानी अगर आज़ादी से लेकर अब तक का दौर देखें तो किसी मायावी कथा की तरह नज़र आती है। कभी भारत चीन भाई भाई के नारे लगते थे, बहुत भरोसा जाहिर किया जाता था एक दूसरे पर। फिर कभी ड्रैगन बड़ा दुश्मन जैसे नारे गूंजने लगे। कुल मिलाकर इन दोनों महादेश जो एशिया के ही नहीं दुनिया के बड़े देश हैं, जिनको लेकर पूरी दुनिया में माना जाता है कि सभ्यता की नई इबारत इन्होंने लिखी है पहले अतीत में, और भविष्य भी शायद इनका है, ऐसा वे लोग भी मानते हैं जो एशिया के बाहर के हैं। और जाहिर है दोनों देश बहुत तरक्की कर रहे हैं। दोनों देशों की जो जनसंख्या है, जो उसमें संभावना नज़र आती है, वो दुनिया के सारे विशेषज्ञ उसको मानते हैं। लेकिन अगर हम देखें हाल के दिनों में तो कभी हमारे उनके बीच में झूला झुलाती, मुस्कुराती, दमकती तस्वीरें नज़र आती हैं, बहुत भरोसा देती हैं। तो कभी अचानक एक दूसरे के खिलाफ ऐसा लगता है कि हमने उन्माद का मोर्चा खोल दिया है। कभी कैलाश मानसरोवर का नया रूट खुलता है तो हमारा मन, हमारे मीडिया में भी आध्यात्मिक शांति की कृतज्ञता भर जाती है। फिर कभी चुमर, दमचोक और डोकाला का मामला उठता है तो फिर वही डरावनी तस्वीरें उभरने लगती हैं। और हाल के दिनों में अगर हम अपने अखबारों को देखें, खासकर हिंदी अखबारों को, और अंग्रेजी के भी चैनलों को देखें, कुछ एक को छोड़कर हिंदी के चैनलों को ख़ास तौर पे, तो जो तस्वीरें उभरती हैं वो हेडलाइंस भी उसे जाहिर करते हैं। जैसे मैं कुछ पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। न्यू इंडिया से डर गया ड्रैगन, ड्रैगन की हिमाकत भारत का हल्ला बोल, भारत से क्यों डरता है चीन, दोस्त मिले इजराइल दौरे के समय, दुश्मन जले, भारतीय मिसाइल की जद में पूरा चीन, मालाबार जल सेना युद्धाभ्यास से क्यों डरा है चीन। इस तरह की बहुत सारी हेडिंग्स आपको दिखाई पड़ेंगी। आज हम भारत और चीन के मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम इन रिश्तों के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ दो ख़ास मेहमान हैं। हमारे साथ मनोज जोशी हैं जो भारत चीन रिश्तों की बारीकियों को बहुत शिद्दत के साथ समझते रहे हैं और लिखते हैं, कॉलमिस्ट हैं, ORF में डिस्टिंग्विश्ड फेलो। हमारे साथ स्मिता हैं, स्मिता शर्मा, इंडिया टुडे आज तक में लंबे समय तक काम की हैं और इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं। आप दोनों का स्वागत है। शुरुआत स्मिता हम आपसे करेंगे। आप मैं देख रहा था ग्लोबल टाइम्स को भी आज की सुबह भी उनकी वेबसाइट, तो उनके यहाँ जो कहानियाँ चल रही हैं मीडिया में, भारत चीन रिश्तों की खबरें आई थी वहाँ। ऐसा नहीं कि जो तनाव अभी है डोकाला को लेकर वो नहीं आई। उनके टेलीविज़न में भी, जो उनका ग्लोबल अंग्रेजी का टेलीविज़न है, उसमें भी आई हैं, डिस्कशंस आए हैं। लेकिन वहाँ देखते हैं कि बड़े ठंडे ढंग से, बड़े अगर उनको शरारत भी करनी है, कुछ धमकी भी देनी है तो बहुत तरीके से। लेकिन हमारे यहाँ जैसा मैंने हेडिंग सुनाई आपको, बहुत ही भाषा का एक, जैसे लगता है कि भाषा में आग उगल रहे हैं, लेकिन विचार जो हैं वो शून्यता है। इस तरह की चीज़ें कम पॉपुलर टेलीविज़न चैनलों में दिखाई देती हैं और इसका असर अखबारों में, खासकर भाषाई अखबारों में दिखाई देता है। आप कैसे देख रही हैं इन चीज़ों को? क्या हमारा आकलन गलत है या आप भी ऐसा सोचती हैं? शुक्रिया अखिल जी। देखिए, मैंने क्योंकि एक लंबे समय तक टेलीविज़न में हिंदी और अंग्रेज़ी चैनल दोनों के साथ काम किया है, IBN 7, CNN, IBN, इंडिया टुडे आज तक, और फ़िलहाल अखबारों में लिख रहे हैं। तो एक अगर आप देखें, हिंदी चैनलों का पहले ये माना जाता था कि वो बहुत श्रिल होते थे। हिंदी चैनलों में एक वो राष्ट्रवाद वाली बात को लेकर विदेश नीति को खास करके 2 पॉइंट्स पर सीमित कर दिया जाता है। एक, अगर आप पाकिस्तान के खिलाफ गलिया रहे होते हैं, या दूसरा अगर आप चीन को जो है आंखें तरेर रहे होते हैं। ये बहुत आम बात है हिंदी चैनलों में। लेकिन अब यही चीज़ अंग्रेज़ी चैनलों में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। खास करके अब ऐसे कुछ चैनल आए हैं जिनमें वो आप शाम के वक्त देख ले तो लगता है कि सर्कस देख रहे हैं आप। खबर की समझ जो है वो समझ में आ जाती है कि वो लोगों को कम है। आप आवाज़ ऊंची करके आप खबर को आगे रख ज़रूर रहे हैं, लेकिन खबर की इन डेप्थ जो जानकारी है वो नहीं है जो पत्रकार उस खबर को देने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक चीन का सवाल है, देखिए, मुझे लगता है कि ये बात सही है कि भारतीय मीडिया में चीन को लेकर एक ऑब्सेशन है। एक ज़रूरत से ज़्यादा हम उसको जिसे कहते हैं हर चीज़ पर पाकिस्तान और चीन को लेकर आप लेकर आ जाते हैं। चीन में शायद ये नहीं है, लेकिन इस खास करके अगर हम एक वाक़ये की बात करें इसमें, और मनोज जी शायद मुझे करेक्ट कर सकते हैं, जो बात अलग लग रही है कि यहाँ इनकी भाषा भी काफ़ी श्रिल हो रखी है।
अगर आप ग्लोबल टाइम्स को देख ले, आप शिन्हुआ को देख ले, एक पॉइंट पर ग्लोबल टाइम्स ने ये तक लिखा था कि जो टुकड़ियां हैं भारतीय सेना की वहाँ सिक्किम वाले सेक्टर में, वो या तो डिग्निटी के साथ दे हैव टू मूव आउट और बी किक्ड आउट। तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल इस दफ़ा कहीं ना कहीं ये नज़र आ रहा है कि वहाँ की अखबार एक श्रिल टोन ज़रूर अपनाई हुई है। 1962 की तस्वीरों को लेकर उन्होंने छापा है कि युद्ध के वक्त में कैसे भारत को हराया था, लेकिन भारत सरकार की तरफ से कुछ कदम ऐसे उठाए गए जिनसे ऐसा लगा कि एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी ने बैकग्राउंड ब्रीफिंग की, इस मामले को प्रीएम्प्ट करने की कोशिश की गई ताकि चैनल जाकर जो पाकिस्तान के साथ करते हैं कि एकदम युद्ध ही छेड़ देते हैं, जंग ही छेड़ देते हैं स्टूडियो से, एक सर्जिकल स्ट्राइक की डिमांड कर लेते हैं, वो इस बार कम हुआ। मनोज, आप कैसे देखते हैं इन दोनों देशों के रिश्तों की जो कहानियां हमारे भारतीय मीडिया में आती हैं? हम चाइनीज मीडिया के बारे में आपसे ज़रूर पूछेंगे, लेकिन भारतीय मीडिया में जो कहानियां आती हैं, अगर हम देखें, आप जैसे कुछ उंगली पर गिने जा सकने वाले जो चाइना एक्सपर्ट्स हैं, कुछ तो एकेडमिक्स में हैं, मनोरंजन मोहंती हैं, या तमाम इस तरह के लोग, मीडिया में भी हैं कुछ लोग, लेकिन बहुत कम है। जबकि अगर उस पार्ट से देखें तो वहाँ इंडिया के बारे में जानकारी शायद दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में हम देखते हैं कि वहाँ ज़्यादा दिखती है। हमारे यहाँ शायद इंटरनेशनल स्टडीज़ पर उतना ध्यान नहीं है, या कम से कम मीडिया में उतना ध्यान नहीं है। देखिए, ऐसा है, यहाँ पे दो बातें हैं। एक तो चीन का व्यवहार है। जहाँ तक कि व्यवहार है, इसमें कोई शक नहीं है कि चीन की एक नीति है जिससे कि वो जो उनके जो लक्ष्य होते हैं वो फैक्ट्स ऑन ग्राउंड पहले कायम कर लेते हैं और वो लक्ष्यों को बढ़ाए रखते हैं। बॉर्डर, खासकर बॉर्डर का जहाँ तक सवाल है, अगर आप भारत चीन बॉर्डर ही देखेंगे तो साल बे साल उनकी जो बॉर्डर का जो डेफिनेशन है वो बदलता रहता है। और कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। और ये केवल भारत का सवाल नहीं है, साउथ चाइना सी में भी यही अंदाज देखा है। तो जहाँ तक कि उनको अपनी मतलब सॉवरेंटी का सवाल है, तो उस पर बिल्कुल एकदम अड़े रहते हैं। और उनका बिल्कुल जहाँ तक जो लिमिट जो है उनकी, वो पुराने मतलब चिन एम्पायर के जो बॉर्डर थे, हाँ, जो क्लेम्ड बॉर्डर थे, असल बॉर्डर नहीं, वहाँ तक जो है आज का चीन भी पहुँचना उसके ऊपर जो है डिमांड करता है। अच्छा, दूसरा सवाल जो है वो मीडिया का है, किस तरह से हम देख रहे हैं। वहाँ पे देखिए, सन 85 तक भारत और चीन के जो इकोनॉमी थी लगभग बराबर की थी। 1990 1995 तक हमारा जो रेलवे सिस्टम था वो चीन से बढ़िया था, ज़्यादा अच्छा था। बिल्कुल। धीरे धीरे जो है भारत पिछड़ा जा रहा है इन इलाकों। अब जो है चीन की इकोनॉमी 5 गुना बड़ी है। चीन का जो रेलवे सिस्टम है, जो उनकी बुलेट ट्रेन्स हैं, वो बिल्कुल दुनिया में उनका कोई जवाब नहीं है। और जो जितना मतलब उसका स्प्रेड है, जो चीन के जितने भी बड़े बड़े शहर हैं सब उस सिस्टम में जोड़े गए हैं। उन्होंने तो ल्हासा तक इतनी शानदार ट्रेन चला रखी है। तो वहाँ पे मैं समझता हूँ कि एक किस्म का इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया है भारत में। भारत अभी भी सोच रहा है कि हम चीन के साथ बराबरी कर रहे हैं, पर बराबरी का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि कोई भी ऐसा एक मेजर नहीं है, नाप नहीं है जिससे कि हम कह सकते हैं कि हम चीन के बराबर हैं। चाहे वो सैन्य शक्ति हो, चाहे वो आर्थिक शक्ति हो, कहीं भी हम ये नहीं कह सकते कि नहीं साहब आप हमारे जो हैं बराबर के हैं और हम वैसे ही आपसे जो है डील करेंगे। लेकिन सवाल तो ये कॉम्प्लेक्स जो है ना, इसका असर जो है, क्योंकि जब भारत पाकिस्तान के साथ भिड़ता है तो वहाँ तो पाकिस्तान जो है हमसे कमज़ोर है, हर इलाके में कमज़ोर है। पर जो दूसरा जहाँ तक चीन आता है, वहाँ पे भारत डिमांड करता है कि आप जो है बराबरी में आइए सामने, पर पाकिस्तान के साथ बराबरी नहीं चाहता है। तो ये एक किस्म का कॉम्प्लेक्स है जो आपको नज़र आएगा। वो ये कॉम्प्लेक्स केवल मीडिया में नहीं है, ये हमारी सरकार में भी है, क्योंकि ये सरकार में एक कॉम्प्लेक्स आया है सन 62 की लड़ाई के बाद की, उसका असर रहा है। उसका असर अभी भी है कि
चीन ने भारत को पस्त कर दिया था लड़ाई के मैदान में, और उन्होंने ये उसमें दगेबाजी की, और ये दगेबाजी हम कभी नहीं भूल सकते हैं और हमको बदला लेना है। तो ये बदले की एक जो नीति है, जो पाकिस्तान भी कभी कभी भारत के बारे में सोचता है, कभी कभी नहीं, बहुत समझ बांग्लादेश निर्माण बिल्कुल। तो सवाल यही है कि जब कोई भी देश जो है बदले की नीति से अपनी पॉलिसी चलाएगा, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ यही जो लक्षण आप सुना रहे हैं नजर आएंगे। लेकिन मनोज, आपने जो चर्चा की 1962 की, जब कभी भारत और चीन के बीच में तनाव बढ़ता है, रिश्तों में जटिलता आती है, 1962 की जो स्मृतियां हैं वो हमारे यहाँ किसी दंश की तरह हमारे रूलर्स को, हमारे जो रूलिंग एलीट है उनको, या आम जनता को भी, विचारक जो हैं, जो योजनाकार हैं, या जो मीडिया में लोग हैं, सबको एक दंश लगता है उनका 1962 का। लेकिन ये हम देखते हैं कि हम नेताओं की बात छोड़ दें, राजनयिकों की बात भी छोड़ दें, जिनका इस बार एटीट्यूड मीडिया से तो ज़्यादा मैच्योर दिखा मुझे कम से कम। लेकिन ये क्या वजह है कि मीडिया में या हमारे यहाँ जो गंभीर रूप से काम करने वाले लोग हैं वो भी भारत और चीन के रिश्तों के बरक्स 1962 का या उसके बाद के डेवलपमेंट्स का बहुत सीरियस स्टडी नहीं करते। अब जैसे 1962 को ही लेकर सबसे जो बेहतरीन या बहुत एथेंटिक मानी जाने वाली किताब है, हालांकि बहुत कंट्रोवर्शियल है, वो नेवल मैक्सवेल की आई 1970 में, इंडिया चाइना वार। उसको लेकर बहुत विवाद हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि उस किताब ने ब्रिगेडियर PS भगत और मेजर जनरल हैंडरसन ब्रुक्स की जो रिपोर्ट, जो इतनी कंट्रोवर्शियल रिपोर्ट है जिसके बारे में आज तक किसी को नहीं मालूम, कम से कम आम लोगों को, कि क्या है उस रिपोर्ट में, उस पर भी प्रकाश डालती है। तो मेरा ये आपसे जानना है, क्योंकि आप इस विषय पर विशेषज्ञ हैं, कि आखिर इस तरह की स्टडीज़ में हम क्यों नहीं जाते। देखिए, ऐसा है कि लिखने को तो लोग काफ़ी कुछ लिख चुके हैं। चीन में भी स्टडी आई है सन 62 की लड़ाई के, भारत में भी कई पॉपुलर राइटिंग की बात मैं कर रहा हूँ, जो मीडिया के जरिए आम जनता को एजुकेट करे, इन्फॉर्म करे। देखिए, मीडिया, जहाँ तक कि मीडिया का सवाल है, ये तो मीडिया का एक नेचर है। नेचर क्या है उसका? कि मीडिया ज़्यादातर एक आईना है, समाज का एक आईना है, जो समाज के दिल में है, समाज के जो विचार हैं उन्हीं को रिफ्लेक्ट करता है। मीडिया उससे आगे नहीं है, हो सकता है थोड़ा पीछे ही रहे, पर ये हमने फॉरेन पॉलिसी में अक्सर देखा है कि जहाँ पर सरकार की नीति जो है क्लियर होती है, डिसाइसिव होती है, निर्णायक होती है, वहाँ पर मीडिया जो है ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है, सरकार जो कहती है वो करता है। जहाँ तक सरकार की जो नीति जो है वहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तब मीडिया जो है 2 कदम आगे बढ़ता है। लेकिन इसमें तो जो बात कह रहे हैं मनोज, देखिए, जब बॉर्डर को लेकर डोकाला पर जो तस्वीरें उभर कर आई मीडिया में कि भारत और चीन के सैनिक एक दूसरे से हाथापाई कर रहे हैं, उसके तत्काल बाद सिंगापुर में हमारे विदेश सचिव जयशंकर ने यह कहा कि हम इस तमाम तरह के मसलों को डिप्लोमेटिक तरीके से, एक्सरसाइज से हल करेंगे। ये अलग बात है कि चीन ने जो उसका जवाब दिया तत्काल, और कहा कि ये बात सही है कि इश्यूज़ डिप्लोमेटिक चैनल से हल होते हैं, लेकिन ये इशू इस बार का ऐसा नहीं है। थोड़ा उसको अलगाया। लेकिन आप देखेंगे कि आमतौर पे पॉलिटिशियंस का, डिप्लोमेट्स का जो एटीट्यूड है इस बार काफ़ी मैच्योर रहा है रिलेटिवली मीडिया के मुकाबले, खासकर हिंदी मीडिया में। और जिन 2 अंग्रेजी के चैनलों का की चर्चा कर रही हैं, जिनके एंकर्स की आवाज़ सरहद के पार तक ले जाने की कोशिश होती है ताकि आकाश तक उनकी आवाज़ जाए, उन चैनलों की अगर बात करें तो वहाँ वो संजीदगी नहीं है। संजीदगी नहीं है, मैं तो ये कहूँगी कि बल्कि वो इस मुद्दे पर बहुत ज़्यादा दिखा ही नहीं रहे हैं ऑन एयर, क्योंकि इस मुद्दे पर चूंकि इस बार सरकार की तरफ से उनको फीलर्स मिले हैं या इस तरह से निवेदन आए हैं कि भाई आप थोड़ा जो है संभल कर रिपोर्टिंग करें इस मसले पर। जिस ब्रीफिंग की मैं बात कर रही थी बैकग्राउंड पर, मैं पिछले 14 सालों से विदेश नीति कवर कर रही हूँ टेलीविज़न के लिए। ये सब पहली दफ़ा हुआ था कि किसी बैकग्राउंड ब्रीफिंग में जो बड़े बड़े तुर्रम खान एक तरीके के हैं, जो आपको टीवी स्टूडियोज़ पर बैठकर जंग की गुहार लगाते हुए नज़र आएंगे, वो सेना के लोग हों, वो कूटनीति के लोग हों, बड़े बड़ी मूंछ वाले, तो ऐसे लोगों को भी उस ब्रीफिंग में बुलाया गया था दिखाने के लिए कि भाई
जो बातें आ रही हैं या मीडिया में जो तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं कि दोनों टुकड़ियां एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्थी में उलझी हुई हैं, ये पुरानी तस्वीरें हैं, ये सही तस्वीरें नहीं हैं, आप लोग भी थोड़ा संजीदगी से मामले को निपटाएं। तो इसके बाद ये हुआ कि ये जो 2-3 बड़े चैनल है वो तो भाई शशि थरूर के पीछे पड़ गए या किसी और के पीछे पड़ गए, इस खबर से ही थोड़ा सा हाथ धोने लगे। दूसरे चैनलों में एक अभी भी किसी एक चैनल पे मैंने देखा जो मालाबार एक्सरसाइज हो रहा है भारत जापान और अमेरिका के बीच में, उसकी सुर्खियों को ऐसे बटोरा गया, कहा गया कि भाई चीन के 3 बड़े दुश्मन जो हैं वो एक साथ हाथ मिला रहे हैं। लेकिन जो देखिए मनोज जी ने जो बात कही कि एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ आप डील कर रहे हैं या बदले की भावना, इस बात से तो मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त एक जो राष्ट्रवाद और देशभक्ति को लेकर एक माहौल बना हुआ है देश में, जिसे खास करके टेलीविजन चैनलों को लगता है, प्रिंट में तो फिर भी थोड़ी संजीदगी नजर आ जाती है, टेलीविजन चैनलों को लगता है कि अगर आप बहती नदी में, आप बहती गंगा में हाथ धोएंगे तो आपको व्यूअरशिप मिलेगी, क्योंकि लोग भी इस वक्त देशभक्ति की बातें कर रहे हैं, लोग भी राष्ट्रवाद की बातें कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी जो कवरेज है मुझे लगता है हकीकत से परे हैं। जब आप कहते हैं कि नहीं चीन और भारत हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं आमने सामने, आप इस हकीकत से परे हैं कि कल की आपकी जो प्रिपरेशन है, ठीक है आप 1962 से आप काफ़ी आगे आ चुके हैं, आपकी प्रिपरेशन बेहतर है, लेकिन आज की तारीख में चीन की जो प्रिपरेशन है उसके मुकाबले अगर आप कंपेयर करें, आप कहाँ खड़े हैं। बातें निकल कर सामने आ गई कि सेना ने भाई आपकी जो शॉर्ट टर्म वॉर के लिए एम्युनिशन की सप्लाई को क्लियरेंस दे दिया है। इसके मतलब क्या है कि कल को अगर खुदा ना खास्ता युद्ध की स्थिति बनती है, क्या 10 दिन तक के लिए भी आपके पास एम्युनिशन है? तो इस तरह की सीधे बातों को लेकर, और देखिए ये जो क्षेत्र है थोड़ा हमें समझना पड़ेगा, जैसे हम ट्राई जंक्शन की बात कर रहे हैं, जब आप नियंत्रण रेखा पाकिस्तान की बात करते हैं, उनमें गाँव बसे हुए हैं, वहाँ गोलीबारी होती है तो सीधे लोगों पर असर पड़ता है। वो तस्वीरें उभर कर आती हैं कि गांव के गांव खाली हो रहे हैं, लोग सामने आ रहे हैं, तो उससे भी भावनाएं जो हैं काफ़ी भड़क जाती हैं। ये इलाका दूरगामी इलाका है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियर कोई मैप्स नहीं है। भारत सरकार गूगल मैप्स का जिक्र कर रही हैं, भारत सरकार की तरफ से खास करके बहुत ज़्यादा कुछ क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही है, अगर हम जैसा चीन बार बार मैप अपनी तरफ से निकाल कर लेकर आ रहा है। दूसरी बात है जो इंडियन मीडिया की कवरेज है उसमें भूटान को लेकर बहुत ज़्यादा बातें नहीं हो रही हैं। आप भूल जा रहे हैं कि ये मसला 3 देशों के बीच का है और भूटान शायद आपका एक उन कम पड़ोसियों में से जिसके साथ रिश्ते आपके हमेशा बेहतर रहे हैं और जिसकी आज की तारीख में भी चीन के साथ डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है, लेकिन ज़्यादातर चैनल अगर देखें तो भूटान को लेकर उनमें चर्चाएं हो ही नहीं रही हैं। माफ़ कीजिएगा हस्तक्षेप के लिए, हमारे श्रोताओं और दर्शकों के लिए एक बहुत ज़रूरी पहलू आपसे मैं जानना चाहता हूं ताकि वो भी समझें इस बात को कि चीन ने बार बार कहा है मीडिया के थ्रू और उनके जो डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने भी कि भाई ये भूटान की ज़मीन पर घटित होने वाली घटना है, जो भले ही लगा हुआ है सिलीगुड़ी गलियारे से, लेकिन भारत ये न भूले कि कश्मीर में भी चीन इस तरह की कोई बात कर सकता है या करना चाहेगा अगर भविष्य में, क्योंकि पाकिस्तान के बुलावे पर या पाकिस्तान के सपोर्ट में। तो ये जो एक धमकी नुमा जो वक्तव्य चीन की तरफ से आया, भले ही सांकेतिक ढंग से आया, इसको कैसे देख रही है भारतीय मीडिया, या इस पर मौन है, या हमारे डिप्लोमेट्स जैसा आप कह रही हैं कि ब्रीफिंग में संकेत दिया गया कि बहुत बढ़ा चढ़ा कर नहीं चलना है, क्या सच्चाई क्या है? देखिए सच्चाई तो फिलहाल हम इस तरीके से तय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब आप सरकार में होते तो आपके पास कुछ अलग दस्तावेज होते हैं, बाहर से बैठकर जज करना मुमकिन नहीं होता। लेकिन मुझे लगता है कि ये गंभीर स्थिति ज़रूर है, इसको गंभीरता से लिए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि 2 ओर से इसे देखने की ज़रूरत है। एक तो चीन खुद इसे कैसे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं कार्ड के तौर पर, एक आगे चलकर, इस वक्त भले ही ना करे, आगे चलकर क्या एक विंडो खोलने की कोशिश कर रहा है कि भाई हम भी जो है तीसरे मुल्क की। और दूसरी बात, खुद भारत में राजनीति आप देखिए, अब महबूबा मुफ्ती इंटरव्यूज में कह रही हैं कि चीन हस्तक्षेप कर रहा है, यहाँ तक कि ममता बनर्जी अब कहने लगी हैं कि चीन गोरखालैंड में करने लगा है। तो मुझे लगता है कि जितनी इंडियन मीडिया इस मामले को अंडर प्ले करने की कोशिश करे वो भी सही नहीं है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। मनोज, आपकी इसी सवाल पर आपकी राय मैं जानना चाहता हूँ। सवाल बताइए। सवाल ये कि चीन के डिप्लोमेट्स ने और चीन के मीडिया में उनके हवाले ये बात आई कि भाई ये भूटान की लैंड पर, भूटान की सरजमी पे ये विवाद खड़ा हुआ है, और भले ही सिलीगुड़ी गलियारा जुड़ा हुआ है उससे, लेकिन बेसिकली लैंड भूटान की है, जिसके सपोर्ट में इंडियन आर्मी वहाँ खड़ी है या तैनात है। उनका कहना है कि कश्मीर भी एक ऐसा ही मसला है कि हम पाकिस्तान के बुलावे पर दाखिल हो सकते हैं, POK हो या बल्तिस्तान गिलगिट हो या जो भी इलाके हों, इस तरह की एक सांकेतिक ढंग से। देखिए ये इसमें थोड़ा सा खतरा है। आज तक चीन का रवैया कश्मीर का जहाँ तक सवाल है, जो औपचारिक रवैया उनका ये है कि यहाँ पे एक विवाद है और ये विवाद को ये दोनों मुल्कों को साथ मिलकर सुलझाना चाहिए।
यही पॉलिसीज आम देशों की हैं, मतलब अमेरिका की भी यही पॉलिसी है कि ये विवाद भारत और, इसका मतलब कि एक तरह से न्यूट्रल है औपचारिक तौर से। अगर वो उसकी पोजीशन बदल जाती है तब हमारे लिए एक काफ़ी बड़ा धक्का होगा। एक तो ये कश्मीर का है, जहाँ तक कि ये इलाका है, देखिए यहाँ पे ऐसा है कि ये ट्राई जंक्शन जो है, भारत ने जैसे कहा कि 2012 में हमने ये तय किया था कि जहाँ तक कि तीसरे मुल्क का सवाल आता है तो वहाँ भारत और चीन जो है वो तीसरे मुल्क को साथ लेके ट्राई जंक्शन का निर्णय लेंगे। जी। दूसरा, भारत में जो ये 2012 की बात है, 2012 आई थिंक मेनन साहब ये स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की जो बातचीत हुई जी, उसी समय 2012 में की ही जो बातचीत हुई, उसमें भारत ने ये भी स्पष्ट किया कि जहाँ तक कि सिक्किम तिब्बत की जो सीमा है वहाँ पे अलाइनमेंट किस तरह से हो उस पर तो समझौता है, पर अलाइनमेंट कहाँ है वो एकदम स्पष्ट नहीं है, क्योंकि ये 1890 का जो कन्वेंशन था वहाँ कहा गया था कि फलानी जगह से ये सीमा शुरू होती है और फिर वो जो है जहाँ तक कि वाटरशेड है, ये वाटरशेड से जाएगी, तीस्ता नदी और मोचू नदी के बीच में जो वाटरशेड है वहाँ से जाएगा और नेपाल की सीमा तक पहुँचेगा। तो ये स्पष्ट है कि वाटरशेड जो है वो बाउंड्री है, पर 1890 में ये जो तय किया गया उसके बाद कई नक्शे हैं, उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है। थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है कि कितना उस ज़माने में सर्वे हो सकता था, कौन जानता था कि वाटर पार्टिंग कहाँ पे है, नदी कौन किस तरफ बह रही है, इस तरफ बह रही उस तरफ, और उस ज़माने में बाउंड्री पिलर नहीं लगाए गए क्योंकि इसमें तिब्बत के साथ भी विवाद हो गया। मतलब ये 1890 का जो कन्वेंशन था ये भारत और ये ब्रिटिश एम्पायर और चाइनीज़ एम्पायर के बीच में था। इसमें ना सिक्किम को साथ लिया गया ना भूटान को। तो भूटान आज कहता है कि भाई आपने बाउंड्री तो बनाई है पर इसमें हम कहाँ आते हैं जी। तो इसलिए भूटान ने जो है अपनी क्लेम लगाई है, वो कहता है कि 1890 से हमारा कोई मतलब नहीं है, भारत का हो चीन का हो। चीन कहता है कि भारत को मानना होगा 1890 का समझौता, भारत कहता है कि अलाइनमेंट तो हमारे साथ चलेगा पर जहाँ तक कि उसकी स्पेसिफिक एरिया है वहाँ पे विवाद है। अब ये ऐसा है कि मामला जो है उलझा लग रहा है, उलझा है, और वहाँ पे उस इलाके में आप ये कि जो जहाँ से ये बाउंड्री शुरू होती है, एक पहाड़ है उसका नाम है गिपमोची जी। अच्छा, गिपमोची अगर आप ढूंढें तो गिपमोची के आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मिल जाएगा, पर उसके साथ एक और दूसरी जगह गायमोचिन मिलेगी जी। कुछ नक्शों में गायमोचिन 5 किलोमीटर पूरब में है, कुछ वो गिपमोची के साथ है, तो वहाँ पे भी विवाद है। ये मैं वायर के लिए ही मैं एक लेख लिख रहा हूँ, उसमें मैंने सब इसका वर्णन दिया है, पूरे नक्शे वक्शे। नहीं, बहुत ही मीनिंगफुल और बहुत ही सार्थक आर्टिकल होगा और वायर के पाठकों के लिए। लेकिन आपने तिब्बत का जिक्र कर दिया, मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि नई जो सरकार, मैंने 3 साल से जो सरकार हमारी है केंद्र में, सरकार, इस सरकार का तिब्बत के बारे में, तिब्बत के निर्वासित जो सरकार है उसके बारे में क्या आपको लगता है कि सोच में या एटीट्यूड में जो कुछ तब्दीलियां हैं, क्या उनका भी कोई रिफ्लेक्शन है भारत चीन रिश्तों में? देखिए, वहाँ पे 2 बातें हैं। प्रथम बात तो ये है कि तिब्बत की जो नीति थी भारत की, वो जवाहरलाल नेहरू ने तय करी, और जवाहरलाल नेहरू जो हैं, जहाँ तक कि संघ परिवार है, संघ परिवार सख्त नफरत करता है जवाहरलाल नेहरू से, जवाहरलाल नेहरू की नीतियों से। अच्छा, इसमें बीच में तिब्बत आता है। तिब्बत भारत ने मान लिया है कि तिब्बत चीन का अंग है। नहीं, वाजपेयी सरकार ने माना, जो वाजपेयी सरकार ने भी माना, बीजेपी लेड गवर्नमेंट। पर अब की जो सरकार है, ये जिसको कहते हैं कि तिब्बत का कार्ड जो है वो खेल तो नहीं रही पर दिखा रही है चीन को। नहीं, मीडिया में ये भी तो नहीं, देखिए, सबसे पहले जो है 2014 में मोदी जी ने लोब्सांग सांगे, जी जी, जो तिब्बत सरकार, तिब्बत के सिक्योंग हैं, सिक्योंग मतलब प्राइम मिनिस्टर के जैसे होते हैं, उनको जो है आमंत्रित किया अपने स्वेरिंग इन में, जब उन्होंने शपथ ली।
तो ये काफ़ी बड़ा कदम था। उसके बाद जो है पिछले साल दलाई लामा पहली बार राष्ट्रपति भवन में उनको न्योता मिला। फिर उसके बाद वो तवांग गए। तवांग में भारत सरकार के, मोदी सरकार के एक मंत्री उनके साथ थे, किरण रिजिजू। और उसके बाद जो है यही डोकलम का जो मामला चल रहा था, तो लोब्सांग सांगे पेंगोंग लेक के बगल में उन्होंने वहाँ तिब्बत का झंडा फहराया। तो अगर आप चीन की तरफ से देख रहे हो तो कहेंगे ये तो ज़रूर कुछ गड़बड़ है। ये सरकार जो है ये तिब्बत के मामले में जो है इसकी जो पोजीशन है वो लड़खड़ा रही है। इसीलिए मैंने आपको कश्मीर का जिक्र किया कि अगर भारत जो है तिब्बत की पोजीशन में लड़खड़ाता है और चीन जो है अपनी कश्मीर वाला पोजीशन बदलता है और साफ पाकिस्तान के साथ आ जाता है, पाकिस्तान की हिमायत की करता है, फिर तो मामला काफ़ी सीरियस होगा। स्मिता, क्या इसमें जो हमारे देश में मीडिया, चाहे अंग्रेजी हो, भाषाई मीडिया तो कम कवर करता है आमतौर पे इस तरह के जटिल वैदेशिक सवालों को, लेकिन अंग्रेजी मीडिया ज़्यादा कवर करता रहा है अपेक्षाकृत। क्या ये जो पहलू हैं जो कश्मीर को लेकर भी चीन की नीति में बदलाव लाने की आशंका पैदा करते हैं, क्या ये पहलू बिल्कुल इग्नोर्ड है हमारे नेशनल मीडिया में? मुझे लगता है कि है, क्योंकि एक विदेश नीति में जो हमेशा आप जब भी रणनीतिक मसले या विदेश नीति कवर करने की कोशिश करते हैं टेलीविज़न पर, जो एक काफ़ी बड़ी दिक्कत मुझे नज़र आई 14 सालों में, आप किसी भी मसले का जब तकनीकी विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं तो संपादकों से कह दिया जाता है कि ये बहुत तकनीकी है, इस पर आप वक्त ज़ाया ना करें। और इसको लोग पढ़ेंगे नहीं, लोग देखेंगे नहीं, आपकी टीआरपी नहीं आएगी। टीआरपी के खेल ने तो खेल बिगाड़ा हुआ है गंभीर पत्रकारिता का। राष्ट्रवाद पर भी आंच शायद। और कश्मीर मसले पर अगर आप बात करना चाहें तो बात फिर एक ही टोन से होगी कि भाई कश्मीर में पाकिस्तान विलेन है, वो खून बहा रहा है, उसके अलावा आप आगे और कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। तो जिसकी वजह से ये स्पेस काफ़ी कंस्ट्रेंड हो जाता है कि आप आखिर ऐसे एक मसले को जो कि जटिल है, जो उलझा हुआ है और जो होमोजेनस मसला नहीं है, जिसमें कई पहलू हैं, उनके पहलुओं के लिए आपको थोड़े वक्त की भी ज़रूरत है। और थोड़े आप देखिए, चीन जो टेलीविज़न पर रातों आप पाकिस्तान के जनरल हर रात बैठे रहते हैं चीखते चिल्लाते हुए, चीन के कितने एक्सपर्ट्स आपको टेलीविज़न चैनल्स पर नजर आए हैं इन मुद्दों पर बातचीत करते हुए? बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठा रही हैं। एक दूसरा पहलू बहुत संक्षेप में, हमारे पास समय अब ख़त्म हो रहा है, कि बीच बीच में अभी खासकर हिंदी चैनलों में, हिंदी अखबारों में ये खबर खूब चल रही है कि अमुक संगठन ने या अमुक लोगों ने कहा कि भाई चीनी सामानों का बहिष्कार करना है। चाहे दिवाली हो या होली हो या कोई भी मौका हो, या इवन बाजार में भी जितने सामान हैं सबका बहिष्कार किया जाना चाहिए। चीन को आर्थिक रूप से कमज़ोर करने की ज़रूरत है। लेकिन चीन, ये जो मीडिया में आ रही हैं चीज़ें, लेकिन चीन का मीडिया अभी हाल में, मैं आज सुबह की ग्लोबल टाइम्स की जो वेबसाइट है उसमें भी मैं देख रहा था, और इसके पहले भी मैंने देखा CCTV, इवन पीपल, ये शंघाई दिल्ली में मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने अभी GST से उत्साहित है चीन, या चीन के जो योजनाकार हैं आर्थिक मामलों के, वो ये कह रहे हैं कि उनकी मोबाइल कंपनियां इससे फले फूलेंगी क्योंकि स्टेट और सेंटर के बीच में टैक्स का जो डिफरेंस था वो ख़त्म हो रहा है। दूसरी बात, अभी वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे देश में जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, कार इंडस्ट्री है, उसको बहुत इससे फ़ायदा होगा। खासकर चीन की एक बड़ी कंपनी है SAIC मोटर्स कॉर्प्स, वो भारत में बड़ा इन्वेस्टमेंट की योजना बना रही है बहुत जल्दी। तो ये स्टोरीज उभर कर आ रही हैं चीनी मीडिया में, खासकर जो वहाँ का मेन स्ट्रीम जो मीडिया, भले ही वो सरकारी या शासकीय नियंत्रण में हो। तो ये कैसे फ़र्क देखती हैं वो? क्योंकि वो प्रैक्टिकल है, उनको पता है कि ये इस तरह की आवाज़ें भले ही भारत में उठ रही हैं, लेकिन भारत सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं, भाई जब से ये मामला हुआ है डोकोला पास का, तब से लेकर अब तक कम से कम 4 मंत्री अपने तय कार्यक्रम के तहत चीन होकर आए हैं। एक भी भारतीय मंत्री ये नहीं कह रहा है कि भाई हम चीनी गुड्स को बॉयकॉट कर देंगे। कल आप ये कहना शुरू करेंगे तो अमेरिका के साथ आपका ट्रेड सरप्लस है, डोनाल्ड ट्रंप आपको वही कहेंगे कि भाई हम भारतीय, हमको नहीं चाहिए भारत के साथ कारोबारी रिश्ते, तो आप क्या करेंगे उस वक्त? तो मुझे लगता है कि जो सरकार का जो रवैया रहा है, कम से कम आज आपकी जो क्रिकेट टीम है उनके जो मेन ऑफिशियल स्पॉन्सर्स है वो ओप्पो है, जो एक चीनी कंपनी है। चीन काफ़ी हद तक आपकी जो आप कहते थे टेलीकॉम क्षेत्र में भी आज एंट्री कर चुका है, जहां पहले बहुत सिक्योरिटी और सुरक्षा मसलों को लेकर बहुत चिंताएं जताई जाती थी। तो चीन मुझे लगता है प्रैक्टिकल है। और दूसरी बात है, चीन की विदेश नीति में देखिए, अमेरिका, जापान, कोरिया, वियतनाम, ये वो मुल्क हैं जो ज़्यादा ज़रूरी हैं। वो भारत पर उतनी ही तवज्जो देता है जितनी उनको ज़रूरत है। मनोज, आप कैसे देखते हैं इस पर? देखिए, ये है कि इसमें अगर भारत ये एक आर्थिक लड़ाई पे उतर आता है
देखिए चीन जो है एक ग्लोबल वैल्यू चेन्स में आ गया है। अगर वो एक कोई प्रोडक्ट भी नहीं बनाता है तो उसका जो कंपोनेंट बनाता है, अगर कंपोनेंट नहीं बनाता है तो प्रोडक्ट बनाता है। और जहाँ तक कि जो विश्व क्या कहते हैं बिजनेस है, वहाँ पे उसकी अपनी जगह वहाँ पे कायम है और काफ़ी ताकतवर है। ऐसी हालत में अगर भारत कहे कि ये हमको नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, तो फिर आपके पास कुछ नहीं रह जाएगा। क्योंकि अगर आप चीनी गुड्स को जो है कहते हैं कि बॉयकॉट करेंगे तो फिर सभी कुछ बॉयकॉट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी आजकल बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में जहाँ की चीनी कंपोनेंट नहीं होगा या चीनी प्रोडक्ट नहीं होगा। तो ऐसी सूरत में ये आवाज़ उठाना भी बेवकूफ़ी है। लेकिन मनोज, बिल्कुल चलते चलते संक्षेप में सवाल कि हमने देखा कि एनएसजी का मामला हो या मसूद अजहर का यूएन प्रस्ताव को लेकर जो इशू रहा है चीन और भारत के बीच में, फिर वन बेल्ट वन रोड को लेकर जो एक खिंचाव पैदा हुआ, और आज डोकाला। आई मीन इन पहलुओं को कैसे आप देख रहे हैं, और क्या हमारे मीडिया में सही ढंग से जो ये कॉन्ट्रडिक्शंस हैं इनको लेकर जो सूचना है या ज्ञान है या लोगों को कम्युनिकेट करना है, ये प्रॉपरली हो रहा है, या कन्फ्यूज़न हर जगह है, सरकार में भी है या समाज में भी है और मीडिया में? देखिए, मैंने कहा सबसे पहली बात यह है कि सरकार में एक गलतफहमी है कि हम चीन के बराबर के हैं। चीन आज एक महाशक्ति हो चुकी है, 5 गुना आपसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था। तो जो आपकी पॉलिसी है वो एक एसिमेट्रिकल होनी चाहिए। मतलब अगर आप सिमेट्री चाहेंगे तो वो नहीं मिलेगी। तो आपने एनएसजी की बात कही, चीन जो है परमानेंट मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, एनपीटी का ओरिजिनल मेंबर है। हाँ, अच्छा, एनएसजी का जहाँ सब मैं समझता हूँ कि भारत ने जो चीन की पॉलिसी है उसकी हैंडलिंग उसकी गलत रही है। एनएसजी तो एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, फिर भी भारत सरकार ने जो है एक मेगाफोन डिप्लोमेसी कर दी कि मतलब लाउड स्पीकर में जो है ज़ोर ज़ोरों से चीन को हड़काया, कहा कि एनएसजी के समर्थन दीजिए। अच्छा, और जो मुल्क थे, अमेरिका से आपने रिएक्टर खरीदने की बात कही, फ्रांस से कही, रूस से कही, पर चीन से आप कह रहे हैं मुफ्त में आप हमारा समर्थन कीजिए। तो ऐसे कई ऐसे मुद्दे हैं जहाँ की मैं समझता हूँ कि काफ़ी सरकार की तरफ से कमजोरियां रही हैं जहाँ तक कि चीन की नीति। तो अब डोकाला को लेकर क्या समझते हैं? क्या डोकाला को लेकर निकट भविष्य में एक निगोशिएटेड सेटलमेंट थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स संभव है और होना चाहिए? क्या ये दबाव या ये मानसिकता हमारे मीडिया में कम से कम नहीं दिख रही, राजनयिकों में, राजनेताओं में दिख रही है क्या? देखिए, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। ये जो मीडिया में चैनल्स जो हैं ये युद्ध की बात करते हैं, उनको सवाल ये है कि भारत की फौज और भारत ने असली युद्ध जो है सन 47 के बाद नहीं देखा है। कुछ छुटपुट बॉर्डर में जो है लड़ाइयाँ हुई हैं, 10-15 दिन की लड़ाइयाँ हुई हैं, पर अगर आप युद्ध देखना है तो आप युद्ध देखिए वियतनाम में क्या हुआ। आप युद्ध देखना है ईरान इराक में 8 साल जब जंग हुई, ये मोसुल में क्या हो रहा है, वो शक्ल देखिए, मतलब वो पूरा शहर का शहर ध्वस्त हो गया है। ये होता है युद्ध। आई थिंक आप दोनों लोगों ने इस जटिल विषय पर, जिसमें बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जुड़ी होती हैं जिससे आपके राष्ट्रवाद को लेकर, आपकी देशभक्ति को लेकर आज के माहौल में बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं, इसलिए लोग संकोच में होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मीडिया का काम संकोच करना नहीं है, साफ साफ अपनी बातों को रखना है। आप लोगों ने बहुत संजीदगी के साथ और बहुत सुचिंतित ढंग से अपनी बातें कही हैं। और युद्ध, जो मनोज ने कहा, एक बहुत ही भयावह शब्द है, सभ्यता के विनाश का शब्द है, संस्कृति को नष्ट करने का शब्द है, मनुष्यता को ख़त्म करने का शब्द है। इसलिए इस शब्द से जितनी नफ़रत समाज में लोग जगा सकें, मीडिया जगा सके, राजनेता जगा सकें, राजनयिक जगा सकें, वो मनुष्यता के हक़ में है। भारत और चीन पड़ोसी ही नहीं हैं, दुनिया की 2 बड़ी आबादियाँ हैं, 2 बड़ी संभावनाएँ हैं। इसलिए हमें लगता है कि इनके बीच के रिश्ते की जटिलता को सहजता के साथ हल करने में मुझे लगता है कि हम सभी जो समाज के अलग अलग हलके हैं, अलग अलग स्टेक होल्डर हैं हमारे देश में, सबको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और संजीदगी के साथ अपनी बातों को प्रस्तुत करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।